नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आज हिंदी का पेपर हुआ था उसका है जो अपन की इसकी जारी कर रहे हैं। इसको अपन शुरू करते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आए थे उसके बारे में, और हमने क्लास के अंदर जो चर्चाएं की है उसमें से भी कितने प्रश्न पड़े उसके बारे में भी अपन यहाँ बात करेंगे। समय न खराब करते हुए अपन बात करते हैं यहाँ पर इनके आंसर की। पहला प्रश्न जो था ये, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? तो इसमें था लोकतंत्र को। ठीक है। निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? तो वो है शिरीष का फूल। एकदम आसान प्रश्न था। पान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मैंने क्लास में भी कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास चारों अच्छे से याद होने चाहिए। और खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं वो है साहित्य रस। साहित्य रस कभी भी चूकता नहीं। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? तो वो हो जाएगा अपने फिराक गोरखपुरी। नहीं सॉरी, हाँ फिराक गोरखपुरी है जो सही है। किस गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? तो ये हो जाएगा हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आते हैं उस समय है जो ये अपने वीर रस की अनुभूति होती है सभी को। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित और तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है? ये कहलाता है बोली। विजिलेंस शब्द का सही अर्थ हो जाएगा सतर्कता। मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छुपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो वो होता है स्थायित्व। ये छपे हुए जो शब्द होते हैं उसमें गुण जो होता है वो स्थायित्व का होता है। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? तो वो अपने श्रोताओं का, क्योंकि वहां पर है वो सुनने वाले ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित में जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है वो है कौन सी? जूझ। जूझ को हमने देखा था, जूझ आत्मकथात्मक ये उपन्यास था आनंद यादव का, तो उसके अंदर ये बताया गया है। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? वो पूछा था यशोधर बाबू ने। यशोधर बाबू जब पूजा कर रहे थे उस समय। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग। तो लेखन चिन्हों की हमने बात की थी, तो लेखन चिन्ह जब आ रहा है तो वहां हो जाएगा कौन सा? लिपि। क्या हो जाएगा? लिपि। और दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द ये हो जाएगा एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी जिसने लिखा है उसका करेक्ट है। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें कर रहा है तो हवा से तो बातें नहीं कर रहा है, तो इसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ लगाया जाएगा। तो ये लक्षण। तो मैंने उस समय कहा था जब यदि सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है और लक्षण के आधार पर अर्थ लगा रहा है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर करती है। देखो यहां पर हमने बात की थी भाई व्यंजना शब्द शक्ति है जो कितने प्रकार की? दो प्रकार की थी, शाब्दी और आर्थी। तो अर्थ पर निर्भर हो रही है तो व्यंजना तो है ही है, तो यहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति इसमें हो जाएगा। जहां वास्तविक विरोध नहीं होते विरोध का आभास, इसकी भी हमने बात की थी। ये हो जाएगा कौन सा? विरोधाभास। और ये अपन ने कहीं टेस्ट में भी दिया हुआ था। अपने जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में भी हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इस पंक्ति में निहित अलंकार ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसमें बय और बय वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आया था अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश को भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अपठित गद्यांश एकदम आसान था जिसको पढ़ के आसानी से उत्तर दिया जा सकता था। जैसे पहला है व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना पड़ता है? तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए है जो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। और उसके बाद था ये नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट के लिखना है। तो ये था आंख। नयन का क्या हो गया? आंख। उसके बाद फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो फल की प्राप्ति है जो आपको इसमें ये देखो यहाँ गद्यांश में दे रखा था यदि मूल जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जो हमारा मूल कार्य है उस मूल कार्य को यदि हम करेंगे तभी हमें है जो फल की प्राप्ति हो सकती है। इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा।
चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थक अर्थ को लिखिए। चिड़िया की आंख यानी लक्ष्य का निर्धारण होना, क्या हो जाएगा? लक्ष्य का निर्धारण या फिर एक लक्ष्य। ठीक है, यानी इसमें हमें हमारा जहां लक्ष्य है वही हमारा ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसके शीर्षक जैसे जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य यानी जीवन का लक्ष्य है जो हमारा निर्धारित होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य के दो, एक लक्ष्य के दो, इस प्रकार से हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं। फिर था अपना अगला प्रश्न अपठित पद्यांश को लेकर के। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो प्रश्न पद्यांश है, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था, पद्यांश जो आता है अपठित पद्यांश वो एकदम आसान भाषा में आता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में था ये। तो कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? तो यहाँ पर पहली पंक्ति में यहाँ दे रखा, देखो कवि ने है जो औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं, अर्थात दूसरों के अभाव मिटाने की बात इसने कही है। किसके अभाव मिटाने की? दूसरों के अभाव मिटाने की बात कही है। कवि ने जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो यहां पर देखो, खंडर से महल बनाने के लिए मुझको अपने पर अदम्य विश्वास यानी स्वयं पर विश्वास होना, क्या होना? स्वयं पर विश्वास होना। स्वयं पर जब विश्वास है तो व्यक्ति है जो खंडर से भी महल बना सकता है। फिर बात थी अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? तो अदम्य व्यक्ति को देख करके यह देखो यहां आया था, ये यहां पर तूफानों भूचालों की, ये प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माते। ठीक है, तो प्रलय मेघ भूचाल अर्थात विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं, वो सारी आपदाएं जो है, विपदाएं जो है, ये सारी क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। और जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया गया है? तो जीवन में सुधार हेतु है जो किसका महत्व अधिक बताया गया है? यदि हमें जीवन में अपना सुधार करना है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास हमें होना होगा, तभी है जो हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कवि ने अपने को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है? उसने यहां पर देखो ये आया था, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा में पर मैं स्वर्ग बनाए। तो उसने अपने आप को क्या माना है? मजदूर माना है। क्या माना है? मजदूर। और बादल का पर्यायवाची यहां पर दे रखा है मेघ। बादल का पर्याय क्या दे रखा है? मेघ। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर को विस्तृत रूप में बात न करके थोड़ा सा हिंट के माध्यम से मैं यहाँ आपको बताता चलता हूं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। देखिए ये प्रश्न आपका 11th क्लास के पाठ्यक्रम में जो पाठ था उसमें से आपका ये प्रश्न बना है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार है जो 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अंशकालिक, पूर्णकालिक और स्वतंत्र। कौन कौन से होते हैं? अंशकालिक, पूर्णकालिक और स्वतंत्र। ये हमने 11th की क्लास में इस पार्ट को हमने पढ़ा था। तो 11th की क्लास में ये प्रश्न आया हुआ था, अंशकालिक, पूर्णकालिक और स्वतंत्र। अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए काम करता है, जो सूचनाएं लाता है, रिपोर्ट लाता है और समाचार में छपने के लिए देता है, और उसे उसके अनुसार उसका है जो वेतनमान मिल जाता है। पूर्णकालिक जो पूर्ण समय के लिए है, जो पत्रकारिता के लिए अपना कार्य करता है, पूर्ण वेतन के ऊपर अपना वहां पर रहता है। और स्वतंत्र, स्वतंत्र वो किसी भी पत्रिका में, जैसे पत्रिका कौन सी, जैसे ये अपने पत्रिका हो गई, राजस्थान पत्रिका हो गई, भास्कर हो गया, दैनिक नवज्योति हो गया, तो वो की कहीं भी है जो किसी भी समाचार पत्र में अपना न्यूज दे करके है जो अपना उससे जो भी वेतन उससे मिलता है उसका मानदेय वो लेता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के पत्रकार है जो बताए गए हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा लिखनी थी। फिर हम बात करते हैं, लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार प्रेरित किया है? यह प्रश्न अपन ने है जो टेस्टों में भी दिया था, टेस्ट में भी ये प्रश्न आया हुआ था कि किस प्रकार से। तो ढोलक है जो जिस प्रकार जब वो दंगल हुआ था, दंगल में ढोलक ने है जो इसको
लुट्टनशील पहलवान को जागृत किया था, उसे युद्ध जितवाया था, उसी प्रकार लुट्टनशील पहलवान का भी ये मानना था कि इस ढोल की आवाज को सुनकर के गांव वालों में भी उत्साह आएगा, जोश आएगा, साहस आएगा, इसलिए वो रात्रि की विभीषिका में बजाता रहता था। बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व के अनुगूंज को स्पष्ट करती है। ये भी अपन ने टेस्ट में प्रश्न दिया था कि वंचितों के प्रतिनिधित्व के अनुगूंज क्यों। बादल राग कविता में क्रांति के माध्यम से बताया गया है कि क्रांति जब भी होती है तो जो वंचित वर्ग होता है उनको ही उसका फायदा ज्यादा मिलता है, जबकि पूंजीपति वर्ग है जो इससे भयभीत हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। ये भी मैंने अभी टेस्ट में दिया था और इसके बारे में वापस बताया था आपको कि कला शब्द आया तो कला के बारे में यहाँ पर बताना था। और जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा की जीवन शैली की दिनचर्या, पाठ पढ़ते समय हम दादा की जीवन शैली की बात की थी कि दादा की जो जीवन शैली यानी लेखक के जो पिता थे उनके पिता की जीवन शैली क्या थी, वो दिन भर बाजार में घूमते रहते थे, ठीक है, तो वो इस प्रकार से वो इसमें लिखना था। फिर है 10वां प्रश्न, ये अपने को प्रश्न के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने थे, 10 से 13 तक के। तो नील जल में जो या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, उषा कविता के आधार इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। पाठ पढ़ाते समय अच्छे से इसको बताया गया था कि इसमें यह बताया गया है कि भाई उसमें नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह यानी सूर्योदय के समय जब किरणें जो आकाश में फैल रही है उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी गोर रंग की स्त्री का बदन है जो हिल रहा है, ठीक है। और फिर इसी का 8वां में था प्रश्न किसी की पीड़ा, तो ये प्रश्न भी अपने है जो उसमें पाठ पढ़ाते समय अच्छे से कराया हुआ था, सह प्रसंग व्याख्या दी थी उसमें से आया हुआ है, तो सह प्रसंग व्याख्या कह दो या फिर प्रश्न के रूप में दे दिया इसे। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन में प्रकट वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में समझाइए। तो यहाँ पर ये जो आया है वो किसमें से आया है, वो पाठ था जिसमें ये बताया गया था कि भाई ये किसके ऊपर व्यंग्य किया गया था, टीवी समाचार वाले पर, जो दूरदर्शन पर ये व्यंग्य करके ये कहा गया था कि हम एक अपाहिज व्यक्ति को लेके आएंगे, उसकी पीड़ा है जो सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहां पर अपने ही कारोबार को श्रेष्ठ करने के लिए वो उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होने की बजाय वो क्या हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। तो आज के समय में व्यक्ति है जो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है, उसको लेकर के ये लिखना था। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार स्पष्ट कीजिए कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यानी लेखक की जो बहन थी वो बहन का ये विश्वास था कि भी हम जब किसी को कुछ देते हैं तभी हमें उससे कुछ प्राप्ति होती है। तो ये इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये विश्वास है कि हमें त्याग जब हम करेंगे तो त्याग के जब हम करेंगे तभी है जो वास्तविक रूप में वो दान का जाएगा और उस दान के माध्यम से ही हमें कुछ प्राप्ति होगी। तो उससे संबंधित ये लिखना था। माल बिछा रहता है और इसका मन अडिग रहता है। इस कथन के आधार पर लेखक के ने बाजारवाद की भावना को लिखी। तो बाजारवाद वाला प्रश्न भी अपने है जो टेस्ट में दिया हुआ था कि बाजारवाद क्या था कि जब भगत जी जब बाजार जाते हैं तो वहां पर माल बिछा रह जाता है लेकिन उसका मन अडिग रहता है। भगत जी का मन एकदम अडिग रहता है, उनको जो बाजार से वस्तु लेनी होती है वो उसी पंसारी की दुकान पर जाते हैं, अपना नमक वगैरह लिया और फिर वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं। बाजार सजा दजा है तो वो सजा दजा रहे। लेकिन इसने कहा कि बाजारवाद की भावना के बाजार में जब जाते हैं तो लोग है जो उन वस्तुओं को देख करके उसके प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। तो नई पीढ़ी को यह संदेश दिया गया कि भाई मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। ये बात किसने कही थी, यही बात उस यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग वाले पार्ट में से आया हुआ है जिसमें नया जो वो आया था अधिकारी, उस अधिकारी ने है जो ये बात कही थी यशोधर बाबू को। तो इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में
यानी यशोधर बाबू है जो वो नई पीढ़ी को है जो महत्व, वो ये मानते थे कि भाई हमें नई संस्कृति के आधार पर, भाई है ना, हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं, तो हमें पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण न करते हुए हमें अपनी ही संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारी इस संस्कृति के अंतर्गत सिल्वर वेडिंग वगैरह ये मनाए नहीं जाते, तो उस संस्कृति को लेकर के ये प्रश्न आपको लिखना था कि नई पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि हमें अपनी पाश्चात्य संस्कृति को अब नहीं अपनाना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, कविता रच लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर लिखिए। यानी लेखक जब स्कूल जाने लगा तो उसके जो गुरु थे सौंदेलकर, उनके माध्यम से उसने कविता लिखना प्रारंभ किया। तो कविता लिखना जब उन्होंने प्रारंभ किया तब उनके अंदर है जो आत्मविश्वास आ गया था। उस आत्मविश्वास के चलते उनके वो जहां भी होते थे तो वहां वो अपना कविता लिखना आरंभ कर देते थे। तो खेतों में भी जब उनके पास कोई स्लेट या लिखने की कुछ वस्तु नहीं होती थी तो वो भैंस के ऊपर ही है जो कविता लिख करके अपने भाव व्यक्त करते थे, तो तुकबंदी वहां पर करने लग जाते थे। लेखक ने है जो इसमें रुचि बढ़ गई थी। उसके बाद लेखक ने है जो अकेलेपन को ज्यादा महत्व दिया था। फिर हम बात करें मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पूरा तात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए। ये भी हमने टेस्ट के अंदर प्रश्न दिया था। सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति, कि वहां पर यदि जब जाते हैं तो उसमें वहां पर वो भले ही खंडर हो गया है, लेकिन वहां पर खंडर में जाने पर भी वहां पर जो लोग रहते थे उनके रहने के लोगों की वहां पर अनुभूति होती है। इसलिए उसने कहा वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पूरा तात्विक जानकारी को बताना इसमें, ठीक है। और आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूबके रहे। वर्तमान में आए परिवर्तन से हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की संवेदना, ये प्रश्न दिया था यहां से। ये प्रश्न सीधा सीधा हमने है जो यहाँ पर दिया था टेस्ट में कि वर्तमान में परिवर्तन से हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की मूल संवेदना कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें यशोधर बाबू वाले पार्ट में से ये बताया गया है कि समय के साथ परिवर्तन की बात कही है, लेकिन हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, जैसे उस यशोधर बाबू के बड़े पुत्र के द्वारा यह कहना कि आप है जो ये गाउन पहन करके है जो सुबह दूध लेने जाना चाहिए, जबकि मानवीय मूल्य ये कहती है, मानवता ये कहती है कि हम अपने पिताजी को है जो किसी कार्य को करने के लिए नहीं कहे, जबकि उनकी उम्र जब हो चुकी है तो उन्हें कहे आप आराम करें, मैं है जो आपके स्थान पर काम कर दूंगा। तो ये मानवीय मूल्य है जो हाशिए पर धकेले गए। तो इस प्रकार के मानवीय मूल्यों के बारे में यहाँ पर लिखना था। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, कोई एक उदाहरण लिखिए। संपादकीय लेखन संपादक के द्वारा, संपादक कौन होता है? संपादक जो होता है अपने समाचार पत्र पत्रिका में कौन से जो समाचार छपने हैं कौन से नहीं छपने, उसका निर्णय करने वाला कौन कहलाता है? संपादक कहलाता है। तो उसके द्वारा है जो समाज में जो भी करंट का विषय होता है या जिस विषय के बारे में जनता को ज्यादा रुचि होती है उस विषय को लेकर के संपादक है जो अपनी राय लिखता है। तो उसमें दायित्व किस पर निर्भर करता है? उसका संपादकीय लेखन में दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि जनता है जो कौन सी बात पे ज्यादा रुचि दिखाती है, तो जनता को है जो उसके बारे में बताए। और कोई एक उदाहरण, तो यहाँ पर जैसे कोई भी एक विषय लेकर के उसके ऊपर लिखना था। विशेष लेखन के क्षेत्र खेलों के बारे में पत्र पत्रिका में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी विशेष लेखन के क्षेत्र में खेलों के बारे में, अब खेलों के से संबंधित कौन कौन से है, जैसे मान लो क्रिकेट ले रहे हैं तो क्रिकेट के खेलों के नियम है जो सबको मालूम होने चाहिए। यदि फुटबॉल का खेल लिया जा रहा है तो फुटबॉल के खेल से संबंधित समाचार लिख रहा है तो फुटबॉल के खेल से संबंधित सभी नियम उसे मालूम होने चाहिए, तब है जो वो एक विशेष लेखन लिख सकता है। ठीक है। फिर परिचय की बात थी कि आलोक दनवा या फणीश्वर नाथ रेणु का एक परिचय, एक कवि या एक लेखक का तो हमने बात की थी। किसी भी आप लेखक का या कवि का परिचय की बात कर याद कर लीजिए, उसमें से एक आएगा। ठीक है। फिर पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या, सह प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हमने इसको अभी अपने एग्जाम से 2 दिन पहले ही क्लास के अंतर्गत हमने ये बात की थी। आत्मविश्वास, हरिवंश राय आत्म परिचय, ठीक है, आत्म परिचय, इसको हमने उस दिन पढ़ा था और ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें
इसमें ये कहा गया था कि भाई ये सह प्रसंग व्याख्या इसमें करनी थी, तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना था। ठीक है, प्रसंग के अंतर्गत 3 बातों की बात हमने की थी। वही ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है, यानी इसके पाठ का नाम, इसके कवि का नाम और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। तो 3 बातें ये लिखनी थी, फिर उसके बाद में व्याख्या करनी थी और विशेष का बिंदु इसमें लिखना था। तो प्रसंग, ये सह प्रसंग व्याख्या मेरे हिसाब से सबने बिल्कुल अच्छे से की है, सबको इसका पूरा अभ्यास भी करवाया गया था। इसी प्रकार ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न उसमें कसा होता न ताकत, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, तो ये लिया गया था किससे, बात सीधी थी पर। तो ये पाठ पढ़ाते समय हमने इसकी सह प्रसंग व्याख्या सारी की सारी हमने पूरी लिखी है इसको, तो इसको भी आपने अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या, इसमें भी वही 3 बातें लिखनी थी, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ठीक है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो ये जो प्रसंग लिया गया है ये गद्यांश है, वो कहाँ से लिया गया है, ये गद्यांश लिया गया है भक्तिन के पाठ में से, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा। तो इसमें भी वो 3 बातें लिखनी थी, भक्तिन पाठ है, लेखिका महादेवी वर्मा है और इसमें क्या बताया गया है। और ये जो दूसरा वाला है ये अपने है जो किसमें से लिया गया है, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर काले मेघा पानी दे। ठीक है, और उसके बाद में हमने यह बात की थी विज्ञप्ति और निविदा। सभी विज्ञप्ति और निविदा, प्रत्येक को विज्ञप्ति निविदा सबको हमने बिल्कुल अच्छे से लिखा है, इसका एक परफॉर्मा बनाया था, उस परफॉर्मे के अनुसार ये सारी आई हुई है और अपने टेस्टों के अंतर्गत ये दी हुई थी। ठीक है, विज्ञप्ति भी दी हुई थी और निविदा भी दी हुई थी। और निबंध की बात करें तो हमने मेक इन इंडिया वाला निबंध दिया था टेस्ट में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, इनकी हमने यहाँ पर बात की थी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि आज 2024 का जो ये पेपर था उसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है और हमने अपने क्लास के अंतर्गत काफ़ी जो इसमें प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की है। जैसे रिक्त स्थान है और कुछ प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की है और अच्छे से हमने पढ़ा है। आई होप सबका पेपर अच्छा गया है, जिसने अच्छे से अध्ययन किया है तो उसका पेपर अच्छा ही गया होगा। धन्यवाद।